बाकी सारी बातें मैंने भैया ने कहा है गिरनार में, और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय जय जय। एक बात कहना भूल गया, बात ये कि प्रशांत किशोर जी का ये विचार है कि जो भी पद जिसको भी दिया जाए, चाहे चुनाव के मार्फत चाहे कमीशन के मार्फत, काबिल आदमी के लिए तो लोक ग्राम कचहरी की संरचना प्रशांत किशोर जी सोच रहे हैं, जनसुराज है, मनोज भारती जी सोच रहे हैं, वो ग्राम कचहरी ऐसी ग्राम कचहरी नहीं होगी जो आज आप कह रहे हैं। सरपंच भी पढ़ा लिखा आदमी होगा, उनको भी काबिल आदमी होगा, चाहे जिस समाज से हो, काबिल होगा तभी वो चुनाव लड़ सकेगा, तभी वो चुनाव जीत सकेगा और न्याय दे सकेगा। एक दो बात जो आपका लीगल हिस्ट्री है, लीगल प्रैक्टिस का हिस्ट्री हम आपको नहीं बता सकते। लीगल हिस्ट्री है, पहले ब्रिटिश पीरियड में आपके यहाँ लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट लागू है, उसमें बहुत कुछ गंजा था, इतना इंडिपेंडेंस वकीलों को नहीं था। एडवोकेट जनरल जो प्रदेश के होते थे और अटॉर्नी जनरल जो भारत सरकार के होते थे, उनका पूरा कंट्रोल सरकार के नुमाइंदे के रूप में पूरा कंट्रोल स्टेट बार काउंसिल और सेंट्रल बार काउंसिल को होता है। एक बहुत ही बड़े देश के सबसे शिखर पर प्रैक्टिस करने वाले अशोक सेन साहब लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुए। अशोक सेन करीब करीब 30 वर्ष भारत के सबसे सर्वोपरि सीनियर मोस्ट लॉयर, सबसे सक्सेसफुल लॉयर हुए। आपके भाग्य से, वकीलों के भाग्य से वो लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गए। जब वो लॉ मिनिस्टर हुआ तो उसने अपने ही सोच से 1961 एडवोकेट एक्ट जो था, जिसमें मुख्तार को का फर्स्ट पोस्ट को एबॉलिश करके, जो नॉन ग्रेजुएट लॉयर थे उनको एबॉलिश करके, और एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल को बार काउंसिल से बाहर कर दिया उन्होंने। कहा नहीं, सरकार का जो कंट्रोल होगा ये नहीं रहना चाहिए, ये वकील एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है। लेट देम इलेक्ट देयर ओन मेंबर्स ऑफ द बार काउंसिल एंड दे विल गवर्न द लीगल प्रोफेशन। और उन्होंने इसको इंडिपेंडेंट कर दिया। कितनी बड़ी सोच थी। उस सोच को और उस अशोक सेन के बनाए हुए एक्ट को अब ये लोग जो पता नहीं अभी के लॉ मिनिस्टर का क्या क्वालिफिकेशन है, लेकिन कभी हम लोगों ने कोई बढ़िया वकील के नाम में उनका नहीं सुना। अब ये कानून आ गया, इस कानून के अनुसार सरकार वकीलों का एक तरह से मास्टर हो जाएगी। जिस वकील को प्रैक्टिस जब चाहे सस्पेंड कर देना, सस्पेंड हो जाएगा, जब चाहे रेस्टोर कर दे, तो सरकार के पूरे कंट्रोल में चलेगा। आप एक एक दौर पढ़ के देखिए तो सरकार हर स्तर पर आपके वकालत को, आपके लीगल प्रोफेशन को अनरिजनेबल ढंग से कंट्रोल करे। ये संविधान के भी खिलाफ। सेक्शन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यू हैव अ राइट टू चूज योर प्रोफेशन। द राइट ऑफ चूज योर प्रोफेशन में ये आप लोगों ने इंडिपेंडेंट राइट ऑफ एडवोकेट का था। इन लोगों को लीगल एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट की चिंता नहीं है सरकार को। कैसे एकेडमी की स्टैंडर्ड ऑफ लीगल एजुकेशन बढ़ाया जाए। गांव-गांव में लॉ कॉलेज खुल रहे हैं, कोई वहाँ टीचर नहीं है, कोई फैकल्टी नहीं है, किसी तरह से लॉ ग्रेजुएट हो रहे हैं। ध्यान इस पर होना चाहिए सरकार को कि लीगल एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाई जाए। वो नहीं हो रहा है। जो अपने से कोई तरह से पढ़ के वकील बन गए हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए और उनको सरकार के कंट्रोल में लाएं। अब आप सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ने में डरेंगे। वकीलों का वकील का ही सिस्टम ही बना है सरकार के खिलाफ सिटीजन्स के राइट को लेकर कोर्ट में लड़ने के लिए और न्याय दिलाने के लिए। आपको इतना सेंस ऑफ फियर कर दिया जाएगा, इतना सेंस ऑफ फियर क्रिएट कर दिया जाएगा कि आपको 10 बार सोचिएगा कि सरकार का कोई कानून बना है, सरकार का कोई आदेश हुआ है, उसकी वैलिडिटी आप चैलेंज करिएगा, नहीं कीजिएगा। यदि किए सक्सेस हो गए तो सरकार दूसरे तरह से
आप पर प्रतिबंध लगाएगी, आपको आपकी स्वतंत्रता छीनेगी। इसलिए समय आ गया भाइयों, वकील बंधुओं, उठ जाओ। नहीं उठोगे तो फिर सबॉर्डिनेट वही मुख्तार बन के रह जाओ। तुमको मुख्तार बनाया जा रहा है। जो पहले मुख्तार साहब लोग थे वही मुख्तार का स्टेटस आपको दिया जा रहा है एडवोकेट। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो कोई कंपनी का एडवाइजर है, किसी कंपनी का लीगल एडवाइजर है, वो भी आ गया लीगल प्रैक्टिशनर के वेरिफिकेशन में। अब टाटा का लीगल एडवाइजर कवर में बैठा हुआ है, वो आके अपना केस बहस करेगा, उसका केस सुनवाई होगा, दूसरे कंपनी का भी केस बहस कर सकता है और आप लोगों को केस नहीं मिलेगा। सब तरह का है, जैसा पढ़ने ठीक से ये भी लिया। और प्रशांत किशोर जी, हमारे मनोज भारती जी, वकीलों के वेलफेयर में इनको विशेषता है। जनसुराज से जुड़िए, जनसुराज की सरकार बनाइए। सरकार बनेगी जब आप जनसुराज में जुटिएगा, लोगों में जनसुराज के फिलोसफी को फैलाइएगा, लोग प्रभावित होंगे, चुनाव में जनसुराज को वोट देंगे, मेजोरिटी आएगी, सरकार बनेगी, फिर आपके मन के लायक, आपके लिए, आपके वेलफेयर के लायक कानून बनेगा और आपकी स्वतंत्रता में कोई आंच नहीं आने दिया जाएगा। जय हिंद। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं गिरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सब प्रबुद्ध लोगों को दो शब्द कह सकूं। आप जैसे लोगों से मिलने की इच्छा हमेशा से रही है, क्योंकि बिहार में अगर पढ़े लिखे लोग कहीं बाकी बच गए हैं तो वो आपका ही प्रोफेशन है। जो एकेडमिशियंस हैं, अनफॉर्चुनेटली पिछले 25-30 सालों के डाउनवर्ड ट्रेंड के कारण अब वो एकेडमिशियंस भी बच नहीं गए। तो मैं सच में आज अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ कि गोपालगंज में आके मुझे आप जैसे लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। मैं जनसुराज से जुड़ा उस हालत में जब मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं था। आप जैसा जानते हैं, मैं नेतरहाट में पढ़ा, IIT कानपुर जाकर बीटेक किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना। IIT दिल्ली में था जब मैं मास्टर्स कर रहा था, तब मैंने UPSC दिया, फॉरेन सर्विस में आया और उसके बाद लगभग 34.5 साल की मैंने सरकारी सेवा की। इस पूरे दौरान मेरे दिल में बिहार को लेकर जो कसक थी वो हमेशा ही जीवित रही। चूंकि मैं विदेशों में रह चुका था और हर जगह देखता था कि समाज कितनी अच्छी तरह से चल रहा है, मुझे लगता था कि बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। मुझे याद है 1994 में मैं हॉलैंड में पोस्टेड था और हॉलैंड से मैं होम लीव पर इंडिया आया था। उस समय मेरे फादर इन लॉ, आप में से बहुत लोग जानते हैं उनको, मिस्टर मैकुराम, जो IPS 61 बैच के थे, उस समय DGP थे। मैंने उनसे कहा बहुत इंथुसियास्टिक होकर कि हॉलैंड में ये होता है, नालियाँ इतनी साफ होती हैं, लोग इतना अच्छा काम करते हैं, हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। मुझको आप लालू यादव जी से एक मीटिंग करवा दीजिए, मैं उनसे जाके बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हम बिहार में क्या कर सकते हैं। उन्होंने मेरी सारी बात सुनी और फिर धीरे से बोले, बेटा इसका देखो, अभी बिहार में वो समय नहीं आया है कि कोई आपकी बात को समझेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में जो हो रहा था उसकी जानकारी मुझे हमेशा रही और उसको कैसे बदला जाए इसकी कसक भी हमेशा रही। तो रिटायरमेंट के बाद
मैं जानता था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज बिहार में शासन कर रही है उनके साथ जुड़ने का कोई फायदा नहीं है। राजनीति से वैसे भी मुझे नाराजगी थी, और अगर बिहार को बदलने का मन हो तो ये पार्टियां उसके लायक नहीं थी। मुझे लगभग 7 महीने से अलग अलग जगहों से बताया गया कि एक बार आप प्रशांत किशोर जी से मिलिए। मैंने हमेशा से ही कहा मुझे राजनीति नहीं करनी, मुझे नहीं आना। फाइनली मेरी पत्नी ने मुझे एक बार इंसिस्ट किया कि प्रशांत किशोर जी की एक कायम प्रोग्राम है आपकी अदालत, उसको आप देखो। मैंने केवल वो आपकी अदालत को देखा और उसके बाद से मेरा विचार बदलने लगा। फॉर्चुनेटली प्रशांत किशोर जी से मुलाकात हुई और मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। मैं आपको इस 4-5 महीनों में जो मैंने सीखा है उसका एक शॉर्ट जिस्ट अपने तरह से पेश करना चाहता हूं। जन स्वराज पार्टी क्या है? आप सुनते आ रहे हैं प्रशांत किशोर के मुंह से कि जन स्वराज पार्टी बिहार में बदलाव चाहती है, व्यवस्था परिवर्तन चाहती है। व्यवस्था परिवर्तन क्या है? कैसी व्यवस्था को बदलना है? ये सवाल मेरे मन में सबसे पहले था और मैंने सीखा कि व्यवस्था से हमारा मतलब है हम में से हर आदमी, हर औरत जो इस जिल्लत वाली जिंदगी से परेशान है, इस जिंदगी को कैसे बदला जाए। हर जगह हम भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं और कानून व्यवस्था से डरे हुए, कानून व्यवस्था से सताए हुए। मैं 8 अलग अलग देशों में रह चुका हूँ। हर देश में कहीं 3 साल, कहीं 3.5 साल, और वहां मैंने जिंदगी जी है, टूरिस्ट की तरह नहीं रहा। इसीलिए मैं आपको बता सकता हूं कि हॉलैंड को छोड़ दें, वो एक डेवलप कंट्री है। इंडोनेशिया, टर्की, यूक्रेन, ईरान, इन सारे देशों में समाज जिस तरह से चलता है उसकी तुलना में हम यहाँ भारत में इन जनरल, बिहार में इन पर्टिकुलर कम से कम 100 साल पीछे। समाज जिस तरह चलता है, समाज के चलने का मतलब है, एक छोटा उदाहरण देता हूं। हर देश में लोग पुलिस को अपना दोस्त मानते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम हुई, पहले ढूंढते हैं पुलिस वाला कहाँ है, उससे सहायता लें। हमारे यहाँ इसका ठीक उल्टा है। आप अगर प्रॉब्लम में हैं तब भी आप कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हो सके पुलिस वालों को अवॉइड करें। ये अंतर है उस समाज में जो होना चाहिए और इस समाज में जो है। भ्रष्टाचार का आलम आप सब अच्छी तरह जानते हैं। किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएं, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता। इंडोनेशिया ऐसे जगह में भी भ्रष्टाचार है, लेकिन इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं है। वहां भ्रष्टाचार ऊपर के लेवल पे होता है और उससे नॉर्मल लोगों की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है। मुश्किल है कि अगर हम व्यवस्था बदलना चाहते हैं तो इसका मतलब है भ्रष्टाचार को कम करें या हटाएं और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करें। मैं कंटिन्यू करूं या रोक दूं? जनरेटर 1 मिनट में चालू हो रहा है, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। अगर आप शांति रखेंगे तो ही मैं ऐसे माहौल में कंटिन्यू कर सकता हूं। तो
व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्या जन स्वराज के पास जादू की छड़ी है? नहीं। हमने एक तरीका सोचा और इसी कारण प्रशांत किशोर जब खुले मन से कहते हैं कि हम काबिल लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, काबिल लोगों को अपना उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, ऐसे काबिल आदमी अगर हमसे जुड़े तो वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से चुनाव में पैसा लगाएं। क्यों ऐसा कहते हैं? अगर आप इसे एनालाइज करें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। भ्रष्टाचार की शुरुआत कहां से होती है? इन चुनाव से होती है। इस चुनाव में हर उम्मीदवार 7 से 10 करोड़ रुपए लगाता है। इस बार जो जीता शायद वो 1-2 चुनाव और लड़ चुका है और हर उस चुनाव में 7 से 10 करोड़ रुपए लगाए। अगर वो इस बार चुनाव जीता तो जीतते ही, विधायक बनते ही या उनमें से कुछ मंत्री बनेंगे, विधायक या मंत्री बनते ही उनके दिमाग में पहला ख्याल क्या होता है? कैसे वो 10 करोड़, 20 करोड़ या 30 करोड़ जो खर्चे हैं कैसे वापस लेंगे। इसका मतलब है इस भ्रष्टाचार की शुरुआत हमारे विधायक और मंत्री के दिमाग से होती है। वो पैसे कहां से लेगा? अपने ठेकेदारों से लेगा, अपने सीनियर ऑफिसर से मांगेगा, सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर से मांगेगा, वो अपने जूनियर ऑफिसर से मांगेगा। अंत में हम और आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएं, किसी भी काम के लिए जाएं, बिना पैसा दिए हुए हमारा एक काम नहीं होता। इसके तार ऊपर से जुड़े हैं और उसकी शुरुआत चुनाव से हुई थी। चुनाव की प्रक्रिया अगर बदल दें तो शायद भ्रष्टाचार कम हो जाए। इसीलिए प्रशांत किशोर ने इसीलिए कहा कि अगर हमें काबिल इंसान उम्मीदवार मिल जाते हैं जो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं, तो अगर उनकी हैसियत 5 लाख की है तो चुनाव में वो 5 लाख लगाएं। अगर उनकी हैसियत 25 लाख की है तो वो चुनाव में 25 लाख लगाएं। बाकी उनको चुनाव जिताने की जिम्मेवारी जन स्वराज पार्टी लेगी। केवल एक आशा है कि अगर हमारा ऐसा काबिल इंसान जीतता है, विधायक बनता है या उनमें से कोई मंत्री बनता है तो उसके दिमाग में भ्रष्टाचार नहीं आएगा। उसको आशा यही है, हमारा विश्वास है कि ऐसा आदमी, ऐसी औरत के मन में शायद भ्रष्टाचार नहीं करने की बीज पड़ चुकी होगी। अगर ऐसा हुआ, अगर हमारा विधायक, हमारा मंत्री भ्रष्ट नहीं हुआ तो वादा करते हैं आपसे 3 महीने के अंदर बिहार से भ्रष्टाचार निकाल देंगे। और अगर हमारा मुख्यमंत्री, हमारा गृह मंत्री भ्रष्ट नहीं हुआ तो सारा का सारा पुलिस तंत्र हम अपने कंट्रोल में रखेंगे। उसके बाद किसी ने भी, कोई भी घूस लेने की, भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश की, उसको पहचान कर उसके कान पकड़ के इमीडिएटली बर्खास्त किया जाएगा। ये भी हमारा आपसे वादा है। इसके लिए 2 सबसे कठिन काम है। पहला तो ये कि हम अपनी बात जनता तक पहुंचा सकें, लेकिन उससे भी कठिन काम है कहां से लाएं वो 243 लोग जिन पर जनता भरोसा कर सके। जनता को छोड़िए, हम उस पर भरोसा कर सके कि अगर हमने अपने पैसे लगाकर उसको जिताया तो वो हमारा विधायक भ्रष्ट नहीं हो जाएगा, पैसों की लालच में बिगड़ नहीं जाएगा। इवन दो उसने केवल 5 लाख लगाकर 7 करोड़ लगाने वाले को छोड़कर जीता है, केवल 5 लाख लगाकर,
लेकिन उसके बाद भी अगर उसका दिमाग भ्रष्ट न हो जाए, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। तो हमारे लिए सबसे मुश्किल काम है कहां से लाएं वैसे 243 लोग जिन पर हम भरोसा कर सकें, जिन पर जनता भरोसा कर सके। क्योंकि अगर ऐसा आदमी, ऐसी औरत मिले तो उसको जब हम जनता के सामने लाएंगे, उसका मोरल कैरेक्टर अपने आप दिखाई देगा। भाई, प्रशांत किशोर को देखकर आपके, हमारे सबके मन में एक आकर्षण आता है या नहीं? क्या आदमी है, कितना अच्छा मॉरल कैरेक्टर है, ऐसा आदमी हमारा सीएम बनना चाहिए, ऐसा आदमी हमारा लीडर बनना चाहिए। हम में से हर लगभग सोचता है या नहीं? हम चाहते हैं कि जन स्वराज पार्टी का हर एक वो उम्मीदवार, 243 उम्मीदवार जब जनता के सामने जाए तो जनता को, हर आदमी, हर औरत को लगे क्या नेता है, वाह, ऐसा नेता होना चाहिए। ये तो दूसरे पार्टी के राजनीतिक नेताओं से अलग लगता है। उनको भरोसा होना चाहिए कि ये आदमी जब जीतेगा तो जो वादा जन स्वराज करती है बिहार को बदलने का, वो वादा पूरा होगा। हर उस उम्मीदवार में जनता को छोटा छोटा प्रशांत किशोर दिखना चाहिए, तभी जनता को भरोसा होगा कि अगर इस पार्टी को वोट दिया और ये पार्टी जीती तो बिहार सच में बदलेगा। नहीं तो हमारे किए हुए वादों में और दूसरे लोगों के किए हुए वादों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। वो भी कहते हैं हम बेरोजगारी हटाएंगे, वो भी कहते हैं हम शिक्षा देंगे, हम भी वही कहते हैं। अंतर कैसे पता चले? केवल हमारे उस उम्मीदवार में। तो अब मैं मुद्दे पे आ गया। मैंने आपको बताया कि जन स्वराज क्या सोचती है, क्या करना चाहती है और कैसे करना चाहती है। हम चाहते हैं कि उन 243 लोगों में कम से कम 25% आप जैसे प्रबुद्ध लोग, आप लोग एडवोकेट, वकील जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जनता की समस्याओं को जानते हैं, आप में से कोई उनमें से 243 में क्यों नहीं हो सकता? आप कब, when will you pick up the gauntlet to fight the ills of the society? When will you have enough courage to rise from the dust and fight for the poor? ये एक कारण है जिसके कारण मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आप जनता के प्रबुद्ध चित्त वाले लोग हैं। आपने गरीबों की गरीबी देखी है और अमीरों का अत्याचार देखा है। आपने बाहुबलियों का राज भी देखा है और आपने उनको भी देखा है जो जिसकी लाठी उसकी भैंस से हमेशा दबते आए हैं। आपसे अच्छा कौन है जो समाज को सुधारने के लिए एक्टिव रोल अदा कर सकता? मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप आगे आए और हमसे जुड़े, जन स्वराज को अपना साथी बनाएं और जन स्वराज के का साथ दें। दूसरी बात, आप अगर हमारे साथ हुए, चुनाव के पहले भी बिना चुनाव लड़े, तो आप जन स्वराज को मजबूत करते हैं। क्योंकि हमारी एक उम्मीद ये है कि हम हर प्रखंड में एक लीगल सेल बनाएं और उस प्रखंड में हमारे जितने भी जन साधारण के लोग हैं, उनको किसी भी तरह की लीगल समस्या आए तो हम आपसे अनुरोध कर सके कि जन स्वराज से जुड़ने के कारण आप कृपया उन लोगों की मदद करें। तो जन स्वराज का लीगल सेल आपके थ्रू जनता तक पहुंचे,
ऐसी हमारी चाह है, ऐसा हमारा सपना है। हम चाहते हैं कि आप इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दें और इसलिए भी श्री वी वाइलिगिरी साहब के साथ जुड़कर हमारे लीगल सेल को मजबूत करें। और तीसरी चीज जो उन्होंने खुद कही, मैं उसे रिपीट करना चाहता हूं, हम एक तरह से आपसे वादा कर रहे हैं, अगर हमारी सरकार बनी जनता की मदद से और हमारे साथ ऐसे प्रबुद्ध लोग आए जो निस्वार्थ भाव से आए हैं, जिनके दिमाग में भ्रष्टाचार नहीं है, तो हम तुरंत 3 महीने के अंदर इस कानून व्यवस्था को कंट्रोल में लाएंगे और आप जैसे ईमानदार लोगों के लिए जो वकील और लीगल प्रोफेशन में हैं, उनके लिए उचित ट्रेनिंग का बंदोबस्त करेंगे। जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, मेरी फैमिली में भी बहुत सारे वकील हैं, मुझे मालूम है कि यंग वकीलों को स्टैब्लिश होने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। उनको अपने प्रोफेशनल जीवन की शुरुआत करने के लिए जो सहायता मिलनी चाहिए वो जनसुराज देने का वादा करती है। मैं अभी और कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर आप में से किसी के मन में कोई सवाल हो तो शायद मुझे कुछ और बातें कहने का आपसे मौका मिलेगा। तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने मेरी बातें इतने गौर से सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप में से कोई अगर सवाल पूछना चाहे तो मैं चाहूंगा ये माइक उनके पास ले जाया जाए। सवाल नंबर 1 कौन पूछेगा? हैंड रेज कर दीजिए जिनको भी क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं प्लीज। किसी का कोई भी साथी वकील कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, इनका ये मौका है। कुछ सुझाव देना चाहते हैं, वही बोल सकते हैं। सुझाव भी दे सकते हैं। बस अपना परिचय जिससे कि सब लोग जान लें। मैं बसंतगिरी पिता स्वर्गीय श्री जन बहादुर जी, गांव मानिकपुर पूर्व से प्रसाद किशोर जी की पार्टी के साथ हूँ। मैंने इनके चंपारण यात्रा से ही मेरा जुड़ाव हुआ था। मैं सक्रिय सदस्य के रूप में हूँ। मेरा वकील बंधुओं से यह आग्रह है कि इस पार्टी से जुड़कर इनकी मदद करें और इनके हाथों को मजबूत करें, ताकि हमारे बिहार को भी उन्नति का रास्ता देखने का अवसर प्रदान हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नहीं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, हमें कोई नमस्ते नमः विदायते नमः विदाय नमः विराजे नमः सौराजे नमः सम्राजे नमः। कहने को बहुत कुछ है मगर वोट सीले हैं। पहले आप अपना परिचय दीजिए। दे रहा है। मैं पहले परिचय दीजिए तब। मैं ईसा मोहम्मद एडवोकेट गोपालगंज, फादर्स ने लेट बाबूलाल नंदीग्राम रायचा, पोस्ट दिगर, थाना उसका ग्राम, जिला गोपालगंज। कहने को बहुत कुछ है मगर वोट सीले है। लगता है दोस्तों आज जनसुराज के मीटिंग में पहले मिले हैं। तूफान को आना था, आकर चला गया, पत्ते तो झड़े हैं लेकिन पेड़ कहाँ हिले हैं। बंधुओं, ज्यादा नहीं करना है। अभी मंच से हमको जानकारी मिला कि आजादी के पहले हमारे वीर नेताओं ने लड़कर देश आजाद किया था। उस समय के नेता देश के लिए मरते थे, लेकिन आज के नेता जो है पेट के लिए मरते हैं, सत्ता के लिए मरते हैं, जनता के लिए नहीं मरते हैं। यही मुझे तकलीफ रहता है। लेकिन जनसुराज के माध्यम से मैंने यह भी देखा है कि यह मनुष्य से घृणा की बात नहीं है, जाति धर्म की बात नहीं है। संस्कृत में एक श्लोक है कि बलम न राजम
जन सुराज में अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, अच्छे विचार के लोग जुड़ रहे हैं, गलत नहीं जुड़ रहे हैं। तो परम शिष्यम कुशिष्यम, आप परम दानव उदार दानव। मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि हम लोग एक नई छवि उभर कर आई है बिहार में, तो उसको हम लोग साथ दें और हम लोग एक ऐसा राज बनाएं जिससे इस देश की जनता शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सके, सुखमय जीवन यापन कर सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद। यहाँ से सर का आदेश है कि सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, तो मैं एक क्वेश्चन ही अभी फिलहाल भाजपा जदयू राजद में जो सरकार चल रही है और भविष्य में जन सुराज की सरकार अभी बनी नहीं है, लेकिन 2025 में बनने की उम्मीद है। मुझे सवाल है कि बिहार में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, यानी न्याय मित्र की बात हो, चाहे पशु वैक्सीनेटर की बात हो, या डाटा ऑपरेटर की बात हो, चाहे किसान सलाहकार की बात हो, या अतिथि शिक्षक की बात हो, या लैब टेक्नीशियन की बात हो, मतलब 44 डिपार्टमेंट है टोटल बिहार में, खेल विभाग भी है। तो भाजपा जदयू राजद का एक टारगेट है कि जब भी अपनी हक और अधिकार के लिए कोई भी डिमांड या मांग मांगती है सरकार से, तो उस पर सीधे लाठीचार्ज किया। क्या आगे 2025 में जन सुराज की सरकार बनेगी? क्या इनका क्या मानसिकता है, हम आपसे जानना चाहते हैं। लाठीचार्ज आप कीजिएगा या नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। आप जरा गौर करें, लाठीचार्ज के पीछे क्या कारण है? जनता के कुछ मांगे हैं जिनको सरकारी तंत्र पूरा नहीं कर सकता है, तो जनता आवाज उठाती है और कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के बहाने लाठीचार्ज होता है। हमने आपको अपने इनिशियल एड्रेस में दोनों के बारे में बताया। जब जन सुराज की सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और इसका मतलब है कि जिन जिन लोगों के मन में, जिन जिन लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, भ्रष्टाचार जनित प्रॉब्लम्स हैं, उन सब को जल्दी से साफ कर दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले तो समस्या ही नहीं आएगी, लेकिन इनिशियल फेजेस में अगर कोई समस्या आ भी गई तो हमारा पुलिस तंत्र इतना कारगर होगा कि उसको लाठी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको एक दूसरी तरह से समझें। बिहार में शराबबंदी है। हम कहते हैं कि शराबबंदी है, शराब बंद नहीं है। सरकार कहती है कि आप महिलाओं से पूछो, कितनी महिलाएं हैं जो कि चाहती हैं कि शराबबंदी हो। हम कहते हैं आप उन महिलाओं से पूछो जिनके पति, जिनके भाई, जिनके बेटे जेलों में बंद हैं, लाखों संख्याओं में महिलाएं भी बंद हैं। वैसे लोग जो जेलों से निकलने के लिए बेल नहीं दे सकते, क्योंकि जिन शराबियों को जेलों में डाला गया और उनके पास पैसे थे वो सब तो छूट गए, लेकिन जिनके पास बेल के लिए पैसे नहीं थे, ऐसे लाखों लोग महीनों से, सालों से जेलों में सड़ रहे हैं। तो उसका तीसरा एंगल ये है कि सरकार शराबबंदी इसलिए चाहती है चूंकि यहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल कर गई। अगर ऐसा होता कि शराबबंदी करना जरूरी है तो देश के और भी राज्यों में शराबबंदी होती। कितने देशों में शराबबंदी है?
कितने देशों में शराब के कारण प्रॉब्लम है? वो इसलिए कि वहां कानून व्यवस्था बिहार से अच्छा है। तो सरकार अपनी कमी छिपाना चाहती है, क्योंकि कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, इसलिए शराबबंदी लागू कर दो। आपके सवाल पर वापस आते हुए मैं केवल इतना ही कहूंगा, अगर जन स्वराज की सरकार बनी और भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था 3 महीने के अंदर कंट्रोल में आ गई, तो फिर ऐसे प्रदर्शनों की या उन पर लाठी चार्ज करने की जरूरत ही नहीं। I hope that my answer was satisfactory to everyone. Any other question, please? कोई और सवाल हो किसी के पास? सॉरी, बिफोर दैट एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। हाँ। जितने भी सभी साथी हैं, जाने से पहले एक बार हम सर के साथ जो जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं सब एक साथ फोटो लेंगे, और जितने भी ये बहुत खुशी की बात है और हम आस्था व्यवस्था वर्ग में हैं जुड़े हैं। अमेंडमेंट पर तो बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। भारत सरकार का जो ये अमेंडमेंट आया है, और खासकर जो विदेश फर्म और उन लोगों का पर ये बहुत डेंजरस ये है। क्या भारत के अभिनेताओं में ये एबिलिटी नहीं है कि यहाँ के लोगों को न्याय दिलाने के लिए विधि से बुलाया जा रहा है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका तो पूरे देश में विरोध शुरू हो गया है और होना भी चाहिए। हमारे पाठक जी ये बात बोले कि बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई होगी पूरे हिंदुस्तान में। अगर भारत की आज़ादी दिलाने का योगदान है तो अधिवक्ता भारत की है। तो मैं सबसे पहले तो इसका अभिनंदन करता हूँ। और एक बात सर के द्वारा भी कहा गया जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये गवर्नमेंट में जो इनको राज्यसभा में भेज, और एक बहुत ज़्यादा ये कहें कि मनन भैया हमारे यहाँ के गार्जियन हैं और हम लोगों से काफ़ी अच्छा ये रहा है। पटना हाई कोर्ट में मेरे अधिवक्ता भी रहे हैं, जिस वक्त क्लियर में थे कई बार मैं उनके साथ जुड़ा। तो एक हथियार जो है ये पूरे हिंदुस्तान में भारत के खिलाफ यूज किया जा रहा है। ये इस पर थोड़ा सा देखना होगा। लड़ाई तो लड़ रही है। मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ सर से, ये बहुत बड़ा ज्वलन होता है और इस पर थोड़ा सा सर हम लोगों को ये क्लियर करेंगे। जी मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरे मन में यही जिज्ञासा है, काफी दिन से हम लोगों ने सवाल करें। देखा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है सर, फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इलेक्शन जो सामने है, विधानसभा का जो चुनाव है जिसके लिए हम जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, 243 जो टोटल जो सर के द्वारा कहा गया, तो इसमें से ये मैं नहीं जानता हूं कि कितने लोग सेलेक्ट होंगे, क्या होगा नहीं होगा, ये तो भविष्य की बात है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो लोग भी आते हैं तो बिहार में हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगार। अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। और ये सब लोग भाई जानते हैं हमारे यहाँ, ये तो इसे बताने की आवश्यकता नहीं है कि बिहार में क्या विश्व में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ हमारे बिहार के लोग रोजी रोजगार के लिए नहीं जाते हैं। आपने बेरोजगारी का मुद्दा जी, तो लंगर खाने फैक्ट्री का क्या ये है, इस पर बहुत छोटी सी बात है, आपने भूमिका बहुत बड़ी की, लेकिन मुद्दा बहुत छोटा है और उस मुद्दे का जवाब ऑलरेडी प्रशांत किशोर जी कई बार दे चुके हैं। हमारे 5 सूत्रों में जो सबसे महत्वपूर्ण युवाओं के लिए है वो रोजगार के लिए है। हमने कहा है
कि हमारी सरकार बनने के 3 महीने के अंदर वो युवा जो कि बिहार से बाहर जाकर रोजगार मजबूरी से करते हैं, उनको 10-12 हजार रुपए प्रति माह के रोजी रोजगार की व्यवस्था उनके घर पे, उनके जिले के अंदर करवा दी जाए। और ये कोई कोरा वादा नहीं है। मैं अभी आपको बताता हूं कि हम ये वादा किस बेसिस पे कर रहे हैं। अभी भी जब हम सरकार में नहीं है, अभी भी हम बिहार के गांव से उन युवाओं को बिहार में ला रहे हैं जिनको केवल मोबाइल फोन चलाना आता। उनको सत्याग्रह आश्रम में बुलाकर केवल 3 दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग में उनको ये सिखाया जाता है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके हर महीने कैसे वो 3,000 प्रति माह से 20,000 प्रति माह तक की नौकरी की रोजी का रोजगार कर सकते हैं। जब हम सरकार में रहे बिना युवाओं को रोजी रोजगार देने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो सोचिए जब हम सरकार में आएंगे तो कितने तरह के तरीके अपनाएंगे। लेकिन ये वादा है कि हमारी सरकार बनने के 3 महीने के अंदर कोई ऐसा युवा, कोई ऐसा मर्द, कोई ऐसी औरत जिसको बाहर जाकर काम करने की मजबूरी नहीं हो, उनको यही बेरोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी। और 1-2 साल के अंदर हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी इतना सक्षम होगा कि सारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री अपने आप बिहार में आने के लिए विवश हो जाए। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आज तो ऐसा नहीं हो रहा है, उसमें केवल हमारे सरकार की नाकामयाबी रही है। इसके अलावा कोई कारण नहीं। बिहार में सब कुछ है, बिहार में लोग हैं, बिहार में जमीन है, बिहार में संसाधन है। केवल नेताओं का मन क्या कहते हैं उसे, डिस्टॉर्टेड, विकृत मन की विकृति है। और कोई सवाल ना हो तो इस सेशन को अंत करें। सर जी, एक सवाल यहाँ है। आंदोलन के अध्यक्ष से मैं भगवान भारती अधिवक्ता एक आश्वासन लेना चाहता हूँ। आश्वासन ये कि अभी हम एक हमारे मित्र ने जो प्रश्न पूछा था, युवा मित्र, उसी का एक विस्तार मैं करना चाहता हूँ। जी कि बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर बहुत से लोगों की नियुक्तियां की गई, और ये जो नियुक्तियां की गई हैं, ये जो माने निर्धारित मानदंड जो है डेली बेसिस का, उससे भी कम 5,000, 7,000, 3,000, 4,000, 8,000। कोई मीना है, कोई आशा है, कोई टोला सेवक है, कोई कुछ है, इस तरह की 20 नियुक्तियां हैं, जिनकी नियुक्ति एक तो अस्थायी नहीं है, और दूसरी कि सरकार अगर हम किसी व्यक्ति को अपने यहाँ रखते हैं तो तुरंत किसी लेबर कोर्ट में जा करके वह दावा कर देता है कि हम 500 रुपये से कम देते हैं, स्किल्ड लेबर है उसको इतना देना चाहिए। लेकिन स्किल्ड लेबर नॉन स्किल्ड लेबर से भी कम उसको दिया जा रहा है। क्या इस व्यवस्था को अगर सरकार बनती है जन सुराज की तो इसको सुधार होगा? स्वयंसेवक, आंगनबाड़ी, रसोईया, जीविका दीदी, पशु मित्र, लैब टेक्नीशियन, तमाम मतलब 44 डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोग काम कर रहे हैं। एक मुद्दा नहीं है सर, 44 विभाग की। जी नहीं, सवाल बहुत उचित है और बहुत सटीक है। इसका जवाब भी बहुत सटीक होने की जरूरत है। अगर हम कुछ और कहें तो इट विल लुक लाइक एन आई वॉश, जो कि मैं नहीं चाहता। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको ध्यान में रखने की है कि जन स्वराज पार्टी एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने की तरफ चल रही है। विजन डॉक्यूमेंट
शायद महीने भर के अंदर बन जाएगा। उसमें हर डिपार्टमेंट, हर आयाम, हर डायमेंशन जो सरकार गवर्नेंस का होता है उसके बारे में डिटेल चर्चा होगी। ये विजन डॉक्यूमेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि इसी के बेसिस पर हमारी पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो भी बनाया जाएगा। तो उस विजन डॉक्यूमेंट में वो सारी चीजें होंगी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अगर किसी डिपार्टमेंट में, किसी मंत्रालय में किसी तरह की डिस्टॉर्शन है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर आता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट आता है, जो लीगल बेसिस पे वैलिडेट नहीं हो सकता है, उन सब को वैलिडेशन कैसे मिले उसकी चर्चा होगी और उसके ऊपर कार्यवाही होगी। और उसकी चर्चा में ये समूह जरूर शामिल होगा। जो वकीलों का समूह हमारे साथ जुड़ेगा वही हमें गाइड करेगा कि इस कुव्यवस्था को अगर सही करना है तो इसका लीगल तरीका क्या होगा। कंपटीशन देते हैं, पास कर जाते हैं। एक सेकंड, साथ कुछ करना बताना चाहते हैं। भारती जी का जो प्रश्न था वो आपने भी स्पष्ट किया है। जी तो अध्यक्ष जी के प्रश्न से पहले ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में पूछा जा चुका है। जी अभी डिसाइड किया है सुप्रीम कोर्ट जंगो करके। जी जी बड़ा फेमस है जंगो, 2024 को ऑनलाइन है। वो किसने केस किया था? सफाई मजदूर, जो सफाई मजदूर होता है तो गवर्नमेंट ऑफिस में उनको 5 दिन बुला लिया जाता था और कुछ पैसे डेली पैसा दे दिया गया। पार्ट टाइम वर्कर 10 वर्ष से वो काम कर रहे हैं और कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गया और कहा कि जमींदार पहले एक्सप्लॉइट करता था तो उसको एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। आज सरकार इतना एक्सप्लॉइट कर रही है जनता या वर्कर्स को, इतना तो कोई नहीं कर रहा। किसी को पार्ट टाइम कर देता है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर देता है, किसी को आंगनबाड़ी में क्या 10 तरह से नाम देंगे और किसी को मिनिमम क्वालिफाइड वेजेज नहीं दिया जाता है, बिल्कुल सर्वे सेक्टर वेजेज दिया जाता है। और जिसके बड़ी पर जो 5 कोई अफसर आया 10 से बाहर कर दिया, दूसरा आया निकाल दिया, उसमें भी कुछ लेते हैं। तो ऐसी स्थिति क्या हो तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही अच्छा जजमेंट दिया है और उस जजमेंट के आधार पर मैं अध्यक्ष जी से कहूँगा कि हम लोग अपने मैनिफेस्टो में उस जजमेंट का साथ देंगे। जब आपको परमानेंट जरूरत है, सफाई की रोज आपके ऑफिस का होना है तो आप परमानेंट क्यों नहीं बहाल करते हैं, रेगुलर बहाली क्यों नहीं करते हैं? कि उसको जीवन भर टेंडर को रखे हुए हैं, जब चाहे कम निकाल लेंगे, सैलरी दे देंगे, अपने घर पर काम कराएंगे। तो हम लोग उस जजमेंट अब कुछ नहीं कर रहा है। वो आईना की तरह सुप्रीम कोर्ट ने पूरा हिस्ट्री कोर्ट करके एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर, अनफेयर लेबर ट्रेड सबको करके कहा है कि उनकी वैकेंसी है तो रेगुलर बहाल करिए, कॉम्पिटिशन से बहाल करिए, बैंक में बहाली मत करिए और सैलरी पहले महीना से दीजिए और मास्टर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए। तो जजमेंट है। मैं अध्यक्ष को दूंगा और प्रशांत किशोर जी को भी दूंगा और कहेंगे इसी लाइन जहाँ लेवल हमारा जो एम्प्लॉय का जहाँ प्रश्न है उस जजमेंट के आधार पर हम लोग अपना विजन डॉक्यूमेंट बनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। आशा है आपको उत्तर मिल गया है और अगर कोई सवाल हो, हाँ प्लीज जरा माइक तक पहुंचाया जाए। बहुत छोटा सा सवाल है सर, बिल्कुल बिल्कुल, एक लाइन का ही सवाल ही है सर। सर मैं विकास कुमार, एडवोकेट सिविल कोर्ट गोपालगंज। मेरा सब आपसे छोटा सा सवाल यही है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो सरकारी नियुक्तियों में डोमिसाइल लागू होगा या नहीं? बस मेरा यही सवाल है क्योंकि मैं जिंदगी भर बाहर ही शिक्षा लिया हूँ, बिहार में नहीं मिल पाया कि हम एजुकेशन का पूरा जलजल व्यवस्था है श्रीमान।
बहुत दुखी हूँ इस व्यवस्था आपका बिहार में। आपका सवाल छोटा था और जवाब उससे भी छोटा है। जी डोमिसाइल नीति कहने का मतलब है कि हम अननेसेसरीली बिहार की नौकरी को बिहार से बाहर वालों को नहीं देंगे। आप देश के किसी राज्य में चले जाएं, वो सब क्या बोलते हैं, वो माटी मानुस या क्या, महाराष्ट्र में असल जगह है, सन ऑफ द सॉइल। हर आदमी हर राज्य ये पॉलिसी अपना रहा है। तो हम क्या कहीं मार्स या विनस से आए हैं कि हम दूसरी पॉलिसी लगाएं? हम भी वही पॉलिसी लगाएंगे। पहला राइट बिहार के लोगों का होगा, यहाँ जो भी सुविधाएं बनाई जाएंगी या जो भी नौकरियां लाई जाएंगी, पहले बिहार के लोग। और बिहार के लोग कोई कम थोड़ी ना है कि उंगली में गिन लें। 13 करोड़ लोगों में से ऐसा कोई वैकेंसी नहीं हो सकता जो बाहर के लोगों के लिए खाली छूटे। और कोई सवाल अगर नहीं है तो सर अगर आपकी अनुमति हो, एक सवाल यहाँ है। मनोज सर से मेरा आग्रह है कि इसको अन्यथा न लेंगे, इफ यू डोंट माइंड। लेकिन हम लोग जब कभी बैठते हैं अपने मित्रों के बीच में, तो राष्ट्रीय चिंतन या बिहार के भविष्य की चिंतन की बातें होती हैं, तो उसमें हर आदमी ये सवाल करता है, खासतौर से जो बिहार में जो उपचुनाव हुआ 4 विधानसभा क्षेत्रों में, रामगढ़, तरारी, बेलागंज, मामूल, उस चुनाव के बाद एक सवाल उठता है कि जन सुराज जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो और इसीलिए जो है जन सुराज चारों जगह नहीं लड़ी थी, तो हाँ राष्ट्रीय जनता दल जीत जाती है और इन लोगों ने मत को विभाजित करके जो है उसको जितवा दिया। ये सवाल हमेशा हम लोगों से होता है, इसीलिए मैंने पहले सबसे आग्रह किया कि इसको अन्यथा न लेते हुए इसका उत्तर दें। हम लोग को हर जगह इसको फेस करना है। नहीं, बिल्कुल सही बात कही है। और मुझे मालूम है कि आप जैसे लोगों से सवाल बार बार पूछा जाता होगा जब भी आप जन स्वराज के बारे में एक ही शब्द बोले। तो दो तरह से मैं इसको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, प्रशांत किशोर जी ने शुरू से कह के रखा हुआ है कि हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं है। और जो मैंने आपको पहले बताया इंट्रोडक्टरी नोट में, उसमें भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी लड़ाई में कहीं कोई जाति समीकरण, कोई तरह का समीकरण, कोई राजनीतिक पार्टी का कोई सवाल नहीं था, कोई मेंशन नहीं था। हमारी लड़ाई जो व्यवस्था बदलने की है, उसमें हमें केवल जनता तक अपनी आवाज पहुंचानी, जनता को ये समझाना है कि आपको किस तरह से पिछले 40-50 सालों में विभिन्न राजनीतिक दलों ने और विभिन्न नेताओं ने लूटा है, कैसे आपके साथ धोखा हुआ है। हमारी लड़ाई केवल अपने से है कि हम इतने सफल होते हैं लोगों तक ये बात पहुंचाने में, उनको कन्विंस करने में कि उन पार्टियों के साथ जाने का अब कोई फायदा नहीं है जिन्होंने हमेशा से उनको लूटा है। और अगर उनको किसी विकल्प की जरूरत है तो जन स्वराज एक नया विकल्प बनकर आए। तो चाहे कोई पार्टी हमसे कुछ भी कहे, हमारी लड़ाई उनसे नहीं है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी, इस उपचुनाव में या इन उपचुनावों में जो हम लड़े, इससे हमें बहुत फायदा हुआ। सोच कर देखें, 1 नवंबर को हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह मिला था, 11 नवंबर को चुनाव प्रचार बंद हो गया। इस बीच में दिवाली आई, छठ आया, करीबन 8 दिनों का इफेक्टिव कैंपेनिंग हम अपने चुनाव चिन्ह के साथ कर सके। 8 दिन के कैंपेन में
70,000 लोगों को हमने जनसुराज के बारे में बता दिया और अपने चुनाव चिन्ह को उनके जहन में डाल दिया। 10% वोट आए। क्या ये कम बड़ी जीत है? अगर हमारे पास आप 6 महीने का समय दें, जो कि अगले चुनाव में होने वाला है, इमेजिन कीजिए हमारा वोट परसेंट कितना हो सकता है। इस उपचुनाव में हमने ये भी देखा कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई। उनमें से एक का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। इन उपचुनाव में हमने बाहर के राज्यों से लीडर्स को बुलाकर उन चुनाव के प्रखंडों में, गांव में भेजा। ये हमसे गलती हुई, क्योंकि उस गांव में जो आम जनता वोट देने वाली थी, उसको तो इन नेताओं के बारे में पता ही नहीं था। उनको क्या पता कि अब कहाँ है वो तरारी में किसी भी आदमी, किसी भी औरत को गांव में क्या पता कि किशनगंज से कौन सा लीडर आया है उनके आसपास प्रचार में लगाया। ये गलती हम अपनी दोहराने वाले। जो लोकल लीडर्स हैं उनको लेकर जनता के सामने जाएंगे और उनके मार्फत उनका समर्थन मांगेंगे। तो ये 2 तरीके थे जिसके कारण मैंने आपसे कहा कि लोग चाहे जो भी कहें कि हमने चुनाव लड़के बीजेपी का बी टीम प्रूव किया अपने को, इस सवाल का जवाब मैं एक और देता हूं प्रेस वालों को। हमें बीजेपी की बी टीम वो लोग कहते हैं जिनको हमारे बढ़ने से सबसे ज्यादा खतरा है, और कोई नहीं कहता। उन्हीं को जिनको हमसे ज्यादा खतरा है वो हमको तरह तरह के नेम देते हैं, नाम देते हैं, उलाहने देते हैं, लांछन लगाते हैं। उनसे हमें क्या कहना उनको? ना तो वो पढ़े लिखे हैं, ना समझदार हैं, डंडे के बल पर उन्होंने शासन किया है। जनता जितनी सताई हुई है उसी का तो जवाब देना है इस बार। तो आप सबका एक बार सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए और आप सबने एक और सवाल। एक सवाल में सर, ओह एकदम शॉर्ट। मैं धनंजय कुमार द्विवेदी, अधिवक्ता, गवाह न्यायालय गोपालगंज। सबसे मेरा आग्रह है कि ये मीटिंग चूंकि अधिवक्ताओं के लिए बुलाया गया है और हमारे जो युवा अधिवक्ता है उनके लिए कोई सरकार, अन्य राज्यों में तो कोई जगह लागू हुआ है, लेकिन आपकी अगर सरकार बनती है तो आप उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? कोई स्टेटमेंट की व्यवस्था करेंगे क्या? आप अपनी डिमांड तो करें, आप अपनी डिमांड रखें, माननीय अध्यक्ष जी की उसके हिसाब से आप उस पर कार्रवाई करके आपको सेटिस्फाई करेंगे। ये हमारा वादा है। आ चुका यह अधिवक्ताओं के लिए हम एक मीटिंग हो रही है, तो ज़्यादातर मेरा यह बात जो गोपालगंज बात राजनीतिक रूप से अधिवक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, जहाँ से चलकर आज राज्यसभा में मेंबर बने हैं, जो हम लोग का प्रतिनिधित्व करते थे, आज वह सत्ता में आ गए हैं और सत्ता में आते ही उन्होंने हम लोग के साथ जो कानून लाया गया है और उन्होंने विरोध नहीं किया, उसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। कि जो जिसको मैंने नेता बनाया, यहाँ से अधिकांश हम लोग वोट देते थे, सभी भाई बंधु हम लोग मिलकर वोट देते थे, हम भी वोट देते थे, ज़्यादातर लोग वोट देते थे। यहाँ से लगभग 1200 लोग वोट देते थे। लेकिन अभी तक जिस टाइम तक वो हम लोग के साथ थे, तो एक आवाज़ हम लोग को मिलती थी कि भाई वो हम लोग के लिए, अधिवक्ताओं के लिए अच्छा काम करेंगे, हम लोग को कुछ करने का वो जिज्ञासा दिखाई उनके पास दिखाई देती। आज हमारे 3 सवाल महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो अधिवक्ता का मृत्यु हो जाता है उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, बिहार ट्रस्टी कमेटी बनाई गई थी, और उसमें मरने के बाद उनको पैसा दिया जाता था।
वह आज के डेट में 2 वर्ष पहले से वह बंद हो गया है, जिसके लिए हमारे माननीय वाईपी साहब जी इसके बारे में हम लोग को बताएंगे कि आखिर किस परिप्रेक्ष्य में और क्यों बंद कर दिया गया। 2 साल से अधिवक्ताओं को, गोपाल के अधिवक्ताओं को मरने के बाद उनको कोई भी जो रकम दी जाती है वह क्यों नहीं दी जाती। दूसरी बात है कि एक होता था कि 60 वर्ष के बाद हम लोग नियम में है कि 60 वर्ष के बाद अगर कोई अधिवक्ता स्वेच्छा से अधिवक्ता का काम करना छोड़ देते हैं तो उनको पेंशन दिया जाएगा। वो कार्रवाई 2 साल से क्यों बंद हो गई है। कोई अधिवक्ता, कोई आप यहाँ गोपालगंज जहाँ से हमारे माननीय मनन मिश्रा जी बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी उस संविधान उस सदन में आवाज नहीं उठाए। प्रधानमंत्री के पास इस सब को एक बार भी नहीं तो है मंत्री पद मिला या राज्यसभा का सदस्य बने, जो भी बने वो हम लोग का दिन है, यहाँ के अधिवक्ताओं का दिन है कि इतने ऊंचे पद पर हम लोग लेके आए। दूसरी बात, ये 2 साल से हुई। तीसरी है कि अभी तक हम लोगों को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। आज तक यहाँ अधिवक्ताओं के साथ बराबर मारपीट होता है, गोलियां चलती है, यहाँ तक कोर्ट के अंदर भी गोलियां चलती है और अधिवक्ता डरे सामना होता है। इसके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं है किसी अधिवक्ताओं के पास। उसके बाद आपका जो पेंशन योजना है वो हमने यह 5 मुद्दा है और इन 5 मुद्दा को हम चाहेंगे कि माननीय वाईपी साहब या अध्यक्ष साहब को उजागर करें और इसके बारे में बताएं कि आखिर हम लोग किस लिए ऐसे अधिवक्ता नेताओं को हम लोग वोट देते हैं। इसमें बहुत सारे लोग हमारे बात के कुछ लोग पदाधिकारी हैं, उन लोग से भी मैं यात्रा करता हूँ कि आखिर इसके लिए हम लोग का निदान क्या है। हम जब के जिला सचिव हैं, लेकिन सचिव होने के नाते नहीं, एक अधिवक्ता होने के नाते इस मंच के जो भी बड़े पदाधिकारी हैं और विद्वान अधिवक्ता हैं वो हमको बताने का है कि यहाँ पर जो भी मौजूद है उन लोगों को बताने का प्रयास करिए। इसी का सब समाप्त। ये जो बार काउंसिल का जो हाईलाइट जो हमारे दोस्त विनोद जी ने किया है, इसका बहुत उपयुक्त जगह ये नहीं है, लेकिन हम आपसे कहते हैं कि बार काउंसिल का भी फंक्शन इतना होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया है। इसके लिए भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है और अगले बार आप लोग सोच विचार के पाठक जैसे उपयुक्त आदमी हैं इन पर भी विचार करिए। आप लोग बात को में रखेंगे, लेकिन बियॉन्ड बार काउंसिल जो आपकी समस्याएं हैं, जो पेंशन नहीं मिल रहा है, जो स्टैट्यूटरी बेनिफिट है वो नहीं मिल रहा है, ये सब जो समस्याएं हैं इसको लेके आइए, मैं क्रिएट करके आपको दिलवा दूँ। चिंता मत करें, कोर्ट का आदेश कराऊंगा, हाईकोर्ट का रिजर्वेशन बार काउंसिल पर देगा। बार काउंसिल ये स्टेट विद इटसेल्फ आर्टिकल 12 में बार काउंसिल की स्टेट है आंसरेबल टू द हाई कोर्ट। इसलिए यदि अपने स्टैट्यूटरी ड्यूटी में फेल किया है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो यहाँ है हम उनको स्वागत करते हैं। मैं उनको चाय भी पिलाऊंगा, डायरेक्टरी का खर्चा भी नहीं लूंगा, सारा खर्चा मेरा। और एक और मेरा निवेदन है कि कोई अच्छा बढ़िया पाठक जी की तरह आदमी को आप लोग दोबारा भेजिए, विश्वास भेजिए। धन्यवाद सर। अब हम चाहेंगे अच्छे हैं चाहे तो सामने खड़े हो जाएं, उनको अच्छा प्रोफाइल आएगा। पीछे दिल्ली रहे आगे आ जाइए।